नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 8, वक्त गंगा सवेरा का है और शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की बड़ी खबर से। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बॉल पेन की कंपनी में नोएडा में आग लगी है। बॉल पेन कंपनी जिसमें आग लगी है, आग में झुलसने से गार्ड की मौत की इस वक्त सूचना मिल रही है। आग में झुलसने से गार्ड की मौत हो गई है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है, ये भी जानकारी मिल रही है। ये फेज 3 थाना इलाके के सेक्टर 63 की घटना है। भूपेश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। भूपेश, किन कारणों से आग लगी और नुकसान क्या क्या हुआ, बताइए। राजीव, देखिए, ये देर रात की घटना है। करीब 3 बजे जो है फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी कि एक सेक्टर 63 में बॉल पेन बनाने वाली एक कंपनी है HM ट्विस्टेड करके, वहां पर आग लगी है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक देखिए आग में कितनी नुकसान हुआ इसका अंदाजा तो नहीं लगा पाए, लेकिन इसमें एक गार्ड था जिसका नाम संदीप है, वो अंदर सोया हुआ था और उसकी आग में झुलसने से मौत हो गई है। उसको हालांकि हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, लेकिन जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अभी जो है आग पर तो काबू पा लिया गया है। बाकी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और बाकी पुलिस है वो अभी वहां पर देख रही है कि कितने का ये नुकसान है। और अभी इस कारणों से भी क्योंकि प्रथम दृष्टया लग रहा है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो दमकल विभाग की टीम है वो मुआयना कर रही है कि आग लगने का कारण क्या रहा है। अभी क्योंकि रात का समय था तो जो कर्मचारी है, क्योंकि दिन में ही काम चल रहा था, कर्मचारी तो वहां पर मौजूद नहीं थे। भूपेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आग लगी, ये शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, फिर आग लगी होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो संकट है, कोरोना का जो कहर है, वो बढ़ता जा रहा है, संकट गहराता जा रहा है। वीकेंड लॉकबंदी के बावजूद यहाँ पर करीब 5,000 नए मरीज हर रोज मिल रहे हैं। कल भी यूपी में 4,687 नए मरीज मिले। जैसे अब कुल 1,22,609 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मरीजों की संख्या अब 1,22,609 पहुंच गई है। अब इसमें से अगर हम बात करें एक्टिव केसेस की, तो एक्टिव केसेस हैं 47,890, जो कि एक अच्छी खासी और बड़ी संख्या है। जबकि 72,650 मरीज अब तक कोरोना को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 2,069 मरीजों की मौत हो चुकी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, जो आपको इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। शैलेश, बड़ा सवाल यही है कि बहुत कोशिशें सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं, तमाम तरह की कोशिशें जिला प्रशासन कह रहा है कि हम कर रहे हैं, हम सारी बंदिशें रख रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन जो कोरोना के केसेस हैं वो ये दर्शाता है कि कमियां तो हो रही हैं, या जो बातें कही जा रही हैं या तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में कमियां हैं। यही वजह है कि केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और केसेस में कंसिस्टेंसी है और या तो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, अगर हम जो आपने बात कही अभी कंसिस्टेंसी की उसको देखते हैं तो लगभग रोजाना ही जो केस हैं वो लगभग 4,500 4200 से 4800 के बीच में फ्लक्चुएट करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं। और अब ये हालत है कि उत्तर प्रदेश में अब तक जो टोटल केस की अगर हम बात करें तो वो संख्या पहुंच चुकी है 1,22,000 के पार, यानी लगभग 1.25 लाख के आसपास पहुंचने वाली है। खास बात यह है कि पिछले 15 दिन का अगर हम डाटा देखते हैं तो 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में जो टोटल कोविड पेशेंट्स की संख्या है वो डबल के करीब पहुंची है। इसी तरह लखनऊ की बात करें तो पिछले 15 दिन में डबल से ज़्यादा हुए हैं कोविड पेशेंट, यानी आज अगर इनकी संख्या 12,700 कुछ के आसपास है तो 15 दिन पहले अगर हम देखते हैं तो ये आधे से भी कम थी। तो यानी अब हम देख सकते हैं कि इनका जो डबल होने का रेशियो है वो किस तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। टेस्टिंग बढ़ रही है, टेस्टिंग में नए केस निकल रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी चरम पर है, बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज दोनों डिप्टी सीएम जो हैं, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जो हैं वो आगरा और मथुरा के दौरे पर हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो कानपुर नगर और प्रयागराज के दौरे पर है। वहाँ पर वो लोग जो अधिकारी हैं उनके साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री का दौरा लगातार चलता रहा, तो निरीक्षण हो रहे हैं, समीक्षा बैठकें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है ग्राउंड लेवल पर जो कमियां हैं उनको दूर करने की, क्योंकि सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने से राहत नहीं मिलने वाली समस्या में। और यहीं पर कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की रणनीति ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम करती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का मतलब सीधे तौर पर है कि सड़क पर कोई बिना मास्क ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कल अगर बीएड की प्रवेश परीक्षा की बात की जाए तो तमाम दावे किए गए थे, परीक्षा केंद्र के अंदर आपने जरूर सोशल डिस्टेंसिंग करा ली, परीक्षा है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत
आसान है वो कहा जा सकता है, लेकिन जो परीक्षा केंद्रों के बाहर का नज़ारा था वो किसी से छुपा नहीं है। अब तो लोग जो है वो सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि कहीं बीएड का रिजल्ट आने से पहले कोरोना का रिजल्ट ना आ जाए। जितनी बड़ी संख्या और थी, बिल्कुल लाखों की शैलेश, ये संख्या में चिंताजनक अभ्यर्थी बात बाहर है। निकले थे, आप तो हमारे कहीं ना साथ बने कहीं रहें, आगे मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। ये चिंताजनक बात है कि केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर और गहनता से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि केसेस शायद कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन अब ये बेकाबू होती जा रही स्थिति को दिखाता है और महकमे को और ज्यादा इस पर कोशिश करने की आवश्यकता है। कोरोना काल में करीब 5 महीने के बाद वाराणसी के बीएचयू सर सुंदरलाल अस्पताल में एक बार फिर से आज ओपीडी की शुरुआत होने वाली है और पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में सुबह करीब 9 बजे से ये सेवा शुरू हो जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मार्च के अंतिम हफ्ते से ये ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अनलॉक 2 में अब फिर से मरीजों को सहूलियत के लिए कुछ शर्तों के साथ इसे खोला जा रहा है। हालांकि हर विभाग के डॉक्टर केवल 50 मरीज ही देख सकेंगे। और खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ नीतीश पांडे हमारे संवाददाता सीधा वाराणसी से जुड़े। नीतीश, 9 बजे से बताया जा रहा है कि सेवाएं शुरू हो जाएंगी, क्या शर्तें रखी गई, क्या नियम कायदे इस बार बनाए गए हैं, किन शर्तों के साथ खुल रही है ओपीडी, दर्शकों को बताएं। राजीव, अगर शर्तों पे गौर करें तो सबसे पहली शर्त यह है कि कोरोना के नियमों का पालन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा। इसके साथ ही बीएचयू में जो आने वाले मरीज हैं वो डॉक्टर से भी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही अपना जो परामर्श है वो ले सकेंगे। आपको हम अपने पीछे दिखाना चाहेंगे, पर्चे कटाने वालों की भीड़ यहाँ पर पहले से दिखने लगी है। पीछे जो लोग वहाँ पे खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में लग के वो पर्चे कटाने के लिए खड़े हैं। और ये सुविधा यहाँ पर बीएचयू में शुरू करनी इसलिए ज़रूरी थी कि जिस तरह से कोरोना के कहें कि मरीज आ रहे थे बीएचयू में, जो कोरोना के मरीज आ रहे थे उनकी भी कई बार अव्यवस्था देखी गई, और इसके बाद जिस तरह से ये सेवा शुरू की गई है उससे पूर्वांचल ही नहीं, कहा जाता है कि पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है बीएचयू, तो सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार और कलकत्ता तक के मरीज यहाँ पे आते हैं अपना इलाज कराने। तो ऐसी स्थिति में ये सेवा शुरू करना सबसे ज़्यादा जरूरी था। विभागवार बात करें तो 50 पर्चे ही देखेंगे डॉक्टर, और उसके बाद फिर डॉक्टर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सेवा कितनी ज़रूरी, और जब से ये सेवा आज से शुरू हो रही है तो मरीजों को कितनी राहत मिलेगी। पहले हमसे एक सवाल है। तो राजीव, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो भी मरीज हैं, जो भी तीमारदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और आज से ये सेवा ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो ये अस्पताल था बीएचयू अस्पताल था, उस अस्पताल में ज़्यादातर जो मरीज थे वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना से रिलेटेड आते थे, और अक्सर मरीजों के और उनके तीमारदारों की ये शिकायत रहती थी कि डॉक्टर उनके इलाज में लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन मरीजों को, उन तीमारदारों को राहत मिलेगी आज की सेवा शुरू होने से। राजीव जी, आपका नीतीश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सेवाएं शुरुआत जो है शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग जाएं वो पूरी एहतियात बरतें, कोरोना के जितने भी नियम सारे नियमों का वो पालन करें। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। 15 साल पहले बीजेपी सांसद कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिससे पूरे प्रदेश की सियासत के साथ ही प्रशासनिक महकमे में भी भूचाल आना लग होता है। इस ऑडियो में माफिया अभय सिंह और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बीच की बातचीत है। इस ऑडियो की एबीपी गंगा पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यह वही ऑडियो है जिसकी सीडी पुलिस ने कोर्ट में दी थी, लेकिन सीडी कोर्ट में चली नहीं थी। इतना ही नहीं, इस सीडी को सीबीआई भी सबूत के रूप में पेश नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से कृष्णानंद राय हत्याकांड के नामजद आरोपी मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी समेत कई दूसरे बड़े नाम लचर सबूतों के चलते बरी हो गए थे। लेकिन अब जो ऑडियो सामने आया है ये आपको सुनवाते हैं। तो ये ऑडियो हमने आपको सुनवाया भी, जिसमें बातचीत है, और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश भी जुड़े हैं। मैं शैलेश के पास जाऊं, पहले आपको ऑडियो सुनवा देते हैं। वो भैया एक जमीन नहीं थी रिजवान भाई से, वहाँ बातचीत की वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे हाँ, थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया है।
अच्छा, कहाँ पे? कृष्णा मुंगरा के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ हाँ, काट नहीं। ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, रख रहे, बात होगी। तो अभय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच की ये बातचीत, जिसमें वो ये जानकारी दे रहे हैं कि दोनों तरफ से संघर्ष चल रहा है और मुख्तार अंसारी ये बातचीत जो है अभय सिंह से कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा खबर पर बने हुए हैं। शैलेश, सवाल ये है कि 15 साल के बाद एक ऑडियो का आ जाना, ये वही ऑडियो बताया जा रहा है, इस तरह का दावा किया जा रहा है, हालांकि एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता है कि कोर्ट में रखा गया था लेकिन चली नहीं, सीबीआई ने भी जो है ये इसको दिखा नहीं पाए। तो अब अचानक इसका सामने आ जाना, वायरल होना, क्या इसके पीछे कोई वजह हो सकती? क्या किसी ने जानबूझ के इसको वायरल करवाया हो, ये बताने के लिए कि इस मामले में बहुत कुछ है जो छोड़ा गया, जिसको नजरअंदाज किया गया? बिल्कुल, निश्चित रूप से राजीव, इस ऑडियो के वायरल आने के बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं। देखिए, पहले ही जो परिवार है वो ये सवाल उठाता रहा कि अस्पताल में था जब उसको उठाकर गोली मारी गई, तो एक तरफ वो, दूसरी तरफ इस ऑडियो का तब बाहर आना जब एनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद इस ऑडियो का वायरल होना, पुष्टि भले नहीं की जा सकती, अभी जांच का विषय है, लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि 15 साल पुराना मामला और उसका ऑडियो वायरल आता है। जब कोर्ट में इसी सीडी को चलाने की कोशिश की जाती है तो नहीं चलती है, सीबीआई बतौर सबूत इसको पेश नहीं कर पाती है, और सबूतों के ना होने की वजह से ही कई लोग उसमें राहत पा जाते हैं। तो एक तरफ वो ऑडियो जब कोर्ट में चलना चाहिए नहीं चलता, उसके बाद अब ये ऑडियो बाहर आता है, वायरल होता है। दूसरी चीज़, यानी जब वारदात हुई उस समय कहीं ना कहीं इस ऑडियो पूरी बातचीत को जो था वो एसटीएफ की तरफ से सुना जा रहा था। तो सवाल ये उठते क्या महकमे में भी लोग इनके शामिल हैं जो बचाने में लगे हुए थे? तो अब ये पूरा विषय जो है, देखिए, बड़े स्तर की जांच का है। सबसे पहले इस ऑडियो की पुष्टि होनी ज़रूरी है कि ऑडियो कितना सही है, और अगर ऑडियो सही है तो फिर उन लोगों को ढूंढा जाएगा जो क्या शैलेश जांच चल रही है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पूरे के पूरे ऑडियो की सच्चाई सामने आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सच्चाई सामने आएगी तो बहुत सारी चीजें खुल सकती हैं कि कैसे कोर्ट में नहीं चला, जब आप वायरल हो सकता है, आप चल सकता है, तब क्यों नहीं चला, सीबीआई क्यों नहीं इसको पेश कर पाई, तो तमाम तरह के सवालों के जवाब मिल सकते हैं। क्या कोई जांच की जा रही है इस ऑडियो टेप की? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बड़ा मामला है, ऐसे में इस ऑडियो टेप की जांच भी होगी, और जांच के बाद अगर इसकी पुष्टि होती है कि ऑडियो सही है तो उसके बाद उन लोगों को ढूंढा जाएगा जो लोग इसमें दोषी होंगे कि आखिर पहले ऑडियो नहीं चलता है, बाद में वायरल कैसे हो जाता है। दूसरी चीज़, इस ऑडियो के बाहर आने के बाद अब एक नई बहस शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर भी कि कई बार ऐसे मामले अब देखने के लिए मिल रहे हैं जब किसी का एनकाउंटर हो जाता है तब उससे जुड़े हुए ऑडियो बाहर आते हैं, उससे पहले वो सामने नहीं आते, और इस मामले में भी देख रहे हैं कि किसी तरह से ऑडियो बाहर आ रहा है। तो देख ये बिल्कुल अब कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को, सरकार को ये बताना होगा उसमें इस ऑडियो की जांच के बाद कि हकीकत क्या है, क्योंकि अब हर कोई इस पूरे मामले की, क्योंकि इस एनकाउंटर पर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने का सिर्फ यही एक तरीका है कि अब पहले इस ऑडियो की पुष्टि करके बताया जाए कि सही है या गलत है। अगर ये ऑडियो सही निकलता बिल्कुल है, बिल्कुल, बहुत तो महत्वपूर्ण है कि इसकी जांच की जाए। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन अचानक एक ऑडियो सामने आ जाता है, ऑडियो वायरल हो जाता है और उसमें एक गुफ्तगू है, एक बातचीत है जो इस ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं मिली भगत थी, बहुत कुछ जानते थे ये लोग, लेकिन सबूतों के अभाव में बरी हो गए। कोर्ट में रखा गया लेकिन कोर्ट में सीडी नहीं चली, सीबीआई इसको पेश नहीं कर पाए, फिर आप कैसे चल गए? सवाल आगे बढ़ रहे हैं। आगरा पुलिस की जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम ने जुए के अड्डे पर छापा मारा। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, तो जुए के अड्डों पर बड़ी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की है। आगरा से खबर मिल रही है, आगरा पुलिस ने कार्रवाई की है। होटल राधिका रिजॉर्ट में हजारों की दाव लगाए जा रहे थे, तो होटल राधिका रिजॉर्ट में बताया जा रहा है कि ये सब चल रहा था। पुलिस की देखरेख, पुलिस को देखकर फिर कई जुआरी बाथरूम में, कई झाड़ियों में छिप गए। फिलहाल पुलिस ने होटल मालिक समेत 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पकड़े गए जुआरियों में कई व्यापारी भी शामिल हैं, यानी कि बिजनेसमैन भी इसमें शामिल है। 8,90,000 रुपए मौके से बरामद किए हैं आगरा की पुलिस ने। एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम की संयुक्त कार्रवाई, 4 कार मिली है, 5 मोटरसाइकिल मिले, 22 मोबाइल फोन मिले, एक टैबलेट बरामद किया। बहुत बड़ी कार्रवाई इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि होटल्स में, रिजॉर्ट्स में किस तरह से ये जुए के अड्डे बनाए हुए हैं
अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा सवेरा। उत्तर प्रदेश में तमाम नदियां उफान पर हैं। करीब 15 से ज्यादा जिले बाढ़ के कहर से कराह रहे हैं। गांव का गांव बाढ़ के पानी में डूब चुका है। न खेत खलिहान बचे हैं और न ही घर। रास्ता और पगडंडी तो पहले ही पानी में समा चुके हैं। बाढ़ का नज़ारा ऐसा कि हर तरफ पानी का ही कब्जा। नदियां नदियां ना होकर मानो समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। जहां तक नजर जाएगी जैसे जल प्रलय आ गया। जो बच गया वो टापू की तरह लगता है। और इस सब के बीच पानी का प्रहार इतना प्रचंड कि जिधर से गुजर जाए और जो भी सामने आए बस उसी में समाता चला जाए। बड़े बड़े पेड़ भी उसके सामने तिनके की तरह, तो इंसान की क्या मिसाल। वैसे भी ज़मीन पर पानी का कब्जा हो जाए तो कहीं आने जाने और लाने ले जाने के लिए इंसान को बस नाव का ही सहारा। लेकिन असली सवाल रहने और खाने पीने की दिक्कतों का है। जिसके लिए यूपी सरकार लखनऊ से हर संभव मदद का दावा तो करती है। कई जगह मदद मिल भी रही है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर प्रशासन की भ्रष्ट और लापरवाह नीति और नियत सबको नाराज़ कर रखा है। और ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। अब ज़रा गोंडा से आई इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस सूबे में, समाज में और हमारे सिस्टम में कैसे कैसे और क्या क्या अंजाम दिया जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आज बहुत कुछ साफ हो जाएगा। ये उन करामाती लोगों का काम है जो जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों की आंखों में न जाने कब से धूल झोंकते आए हैं। किसी भी चीज को भांप लेने की इनकी समझ और सोच तो कल्पना के भी परे है। एक कहावत बहुत प्रचलित है, कुछ लोग उड़ती चिड़िया के भी पर यानी पंख तक गिन लेते हैं, लेकिन ये तो उनसे भी ज़्यादा चपल और टैलेंटेड निकले। इनकी निगाहें और निशाना इतना सटीक लेकिन शातिर कि चार्टर्ड प्लेन के पंखों से धूल उड़ने से पहले उसकी आवाज़ भर सुनकर अपनी कारस्तानी और भ्रष्ट करतूत को अंजाम देने में जी जान से जुट जाते हैं। जेसीबी में बैठा शख्स इतने शातिर तरीके से हवाई मिट्टी उठाकर डालने का दिखावा करता है कि उसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। और इसकी तस्दीक करते ये पोल खोल तस्वीरें। अधिकारी और ठेकेदार गठजोड़ के भ्रष्टाचार की ये तस्वीरें अब शायद ही कोई भुला पाए, यानी ये अविस्मरणीय हो गई। दरअसल गोंडा जिले के तरफगंज क्षेत्र में तटबंध का एक हिस्सा कटकर पानी में समा गया है। प्रशासन का कहना है कि तटबंध के मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन अब इस तस्वीर को देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि मंत्री जी अगर हवा में हवाई सर्वेक्षण करेंगे तो यहाँ काम भी बिल्कुल इसी तरह हवाई ही होगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी कि मंत्री जी बीते कुछ दिनों से लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का नॉन स्टॉप दौरा कर रहे हैं। हवाई जहाज़ से नीचे उतरते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं और उसकी समस्याओं को सुनते भी हैं। फिर राहत सामग्री बांटते हुए बड़े ही सलीके से मीडिया के सामने फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। ये सब कुछ होते भी मंत्री जी गोंडा के उस इलाके में नहीं आते या आसमान से नहीं उतरते जहां तटबंध का एक हिस्सा कट जाने से कई गांव डूब चुके हैं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे लोगों में मंत्री जी के इस रवैये को लेकर बहुत नाराज़गी भी। एक हेलीकॉप्टर से, अब ये नहीं पता है कौन अधिकारी आए थे, हेलीकॉप्टर से यहाँ 2 राउंड का दौरा किया गया, जिसमें बताया जा रहा है उस दौरे से हम लोग का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वो आए अपना दौरा करके यहाँ से गोंडा के लिए रवाना हो गए कि हम गोंडा में देख लेंगे। बाढ़ से यहाँ जो है 25,000 आबादी डूब रही है। आखिर लोग क्या करें, भूखे प्यासे, ऊपर से तटबंध
मरम्मत को लेकर ऐसी लापरवाही और भ्रष्ट नीयत, लेकिन मंत्री जी को यहाँ लोगों की परेशानी ज़्यादा परेशान करने वाली नज़र नहीं आती। तटबंध प्रभावित हुआ है, टूटन हुई है उसमें थोड़ा सा, लेकिन उससे कहीं जन और धन की कहीं नुकसान अभी नहीं हुआ है। ऊपर वाले की कृपा है। हमारे अधिकारी बहुत तत्परता के साथ सब लोग लगे हैं। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग भी लगे हैं। आप सब लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उसकी चिंता कर रही है और बाढ़ से संबंधित जो राहत कार्य हैं उसको बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। इस दौरान मंत्री जी ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ और इससे जुड़ी सभी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल सही फरमाया जनाब, क्योंकि आप लोग तो मंत्री सिर्फ हवा में उड़ने के लिए ही बने हैं, नहीं तो आपके हिस्से की भी जिम्मेदारी भला सीएम साहब को ज़मीन पर उतर कर क्यों उठानी पड़ रही है। देश में हमारे 15 जिले बाढ़ प्रभावित हैं आंशिक रूप से, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई अभी समस्या हम लोगों के सामने नहीं आई है। रात दिन हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की चिंता करते हैं और जो यथासंभव है, जो जरूरी है, वो दिशा निर्देश भी जिला प्रशासन को देते रहते हैं। वैसे मंत्री जी पहले भी ये भरोसा दे चुके थे कि इस बार कोई तटबंध नहीं टूटेगा, लेकिन तटबंध भी टूट गया और भरोसा तो देख ही रहे हैं कोई किस पर और कैसे करे। इससे पहले भी एक मंत्री जी आए और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें मानते हैं कि जिस स्तर पर हम लोगों ने काम किया है उसके कारण से मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि हम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, हमारे सारे बंधे सुरक्षित रहेंगे और हमारे जनता जनार्दन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन लापरवाही किस स्तर की है वो भी आप खुद देख लीजिए, क्योंकि कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और बोलने भी नहीं देती। गोंडा से कृष्ण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।